दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह वोडाफोन आइडिया यूजर हैं या आप एयरटेल के यूजर हैं तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार यानी भारत सरकार की जो 24,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड थी उसको उन्होंने क्वॉश कर दिया, यानी एक तरह से ओवररूल कर दिया कि ये डिमांड आपकी फुलफिल नहीं हो सकती है। एक बहुत ही लैंडमार्क वर्डिक्ट है एंड इट इज अ डेफिनेटिव रूलिंग अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस। अब सबसे पहली बात है, रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेट में जाके कोई लॉ बनाना, है ना। यानी मान लीजिए जैसे कोई भी हो, आपने आज जमीन खरीदी, लेट्स से आज कितना तारीख है? आज है लेट्स से 10 जून। अगर 10 जून को जमीन की रजिस्ट्री पे चार्जेस अगर 2% है ना, तो सरकार इस समय पे आपने 2% भरा, एक महीने बाद सरकार ये लॉ बनाती है कि 1 अप्रैल 2026 से जिन्होंने भी जमीन ली है उनको कितना 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप तो पागल हो जाएंगे, है ना। तो बैक डेट में जो ये लॉ बना के एक्स्ट्रा टैक्स लेना चाह रही थी सरकार ये टेलीकॉम कंपनी से, जिसमें आपके एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आते हैं, इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा कि भाई साहब ये आपका तो नहीं हो पाएगा। 2012 में ही सरकार ने डिसीजन लिया था कि वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस जो हैं हम वो 2008 से लगाएंगे, यानी 2008 से हम अप्लाई करेंगे और आपको 2008 से लेकर अभी तक आपको क्या देना पड़ेगा सर? आपको देना पड़ेगा टैक्स, है ना। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें ये भी ऑर्डर दिया कि आपको जितनी बैंक गारंटीज है जो भी कंपनीज ने आपने यहाँ पर रखी है आप सबको रिटर्न कीजिए। 2008 से जो आप चार्जेस लगाना चाहते हैं ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ये खत्म। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितनी भी डिमांड नोटिसेस भेजी थी वो सबको लीगली अनसस्टेनेबल मान लिया गया, यानी अब बस कागज का टुकड़ा होकर रह गया, कोई मतलब नहीं है उसकी। और कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग, कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब गवर्नमेंट कैन नॉट यूनिलैटरली मॉडिफाई फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ एक्जिस्टिंग लाइसेंस। होता क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ना, कभी भी कोई दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टी के बीच में होती है, तो दोनों में ना सहमति होनी चाहिए। एक पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अचानक से नहीं बदल सकता। तो बॉम्बे सरकार ने, कोर्ट ने यही कहा है सरकार के खिलाफ, है ना। इससे कितना रिलीफ मिलेगा? 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का कंबाइंड रिलीफ मिलना है सभी कंपनियों को, है ना। और ये 24,000 करोड़ का जो रिलीफ मिलना है एयरटेल और वोडाफोन इंडिया को, इससे अगर आप देखें कि जो हमारी एक तरह से इंडस्ट्री एक तरह से अभी मोनोपोली हो गई है, जहां पे आप देखेंगे कि जियो को बहुत, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इनको कंपनियों को पछाड़ देते हैं। इन दोनों को मिला के भी अगर कस्टमर्स देखें तो शायद जियो इनसे आगे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये इनको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने में मदद करेगा, है ना। और अब हम आते हैं कि ये वन टाइम जो स्पेक्ट्रम का चार्जेस है इसका डिस्प्यूट कितना पुराना है, इसको हम डिकोड करते हैं, है ना। तो हुआ क्या था, 2G स्कैम हुआ था 2008 में, अगर आपको नाम याद होगा, ए राजा, है ना, और कनी मोजी जो थी, ये लोग इस स्पेक्ट्रम में थे और ये स्कैम जो हुआ था, तो वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि जो एक्सेस स्पेक्ट्रम है, एक्सेस यानी जो ज्यादा स्पेक्ट्रम है बियॉन्ड 6.2 मेगाहर्ट्ज, हम इसको क्या करना चाहते हैं? हम इसको चेंज करना चाहते हैं, है ना, कि अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्जेस पे करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये चार्जेस हम बैक डेट से अप्लाई करेंगे। 2012 में रूलिंग लाई कि हम 2008 से ही आपको टैक्सेस अप्लाई करेंगे, है ना। टेलीकॉम का स्टांस क्या था? उन्होंने कहा कि भाई हमने जब जिस टाइम पे जो लाइसेंस फी मांगी गई, रेवेन्यू शेयर मांगा गया, हमने सब दिया, तो एक तरह से हमने तो अपना काम पूरा किया। और जो वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस है एक तरह से इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बैकिंग जो है ये लैकिंग है, तो हम इसके लिए लायबल जो है वो सर नहीं है आपको पैसा देने के। उसके बाद जो वैसे मैंने आपको बताया कि लाइसेंस जो होती है एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट होती है और यूनिलैटरली यानी एक तरफा आपको जब मन होगा तो आप उसके टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी एक तरह से बहुत फेल की, कोई भी स्टैट्यूटरी या लीगल सोर्स ऑफ पावर वो लोग नहीं दिखा पाए अंडर द टेलीग्राफ एक्ट, ताकि आप रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस उस पर इंपोज कर पाए। याद रखिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस इंपोज करना सिविल लॉ में गवर्नमेंट को अलाउ होता है, क्रिमिनल लॉ में अलाउ नहीं है। इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 20 के तहत, है ना। और लेकिन सिविल लॉ में आप रेट्रोस्पेक्टिव बैकडेट में आप लॉ बना सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इस चीज की नहीं होगी, है ना। उसके बाद रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अलोन डज नॉट जस्टिफाई द वायलेशन ऑफ एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कि आप ये नहीं कर सकते कि हाँ गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है जनता के फायदे के लिए, सिर्फ ये कारण बता के आप किसी प्राइवेट एंटिटी को लूट लोगे, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। और रेट्रोस्पेक्टिव है, इस कारण ये कहीं ना कहीं इनवैलिड भी है, ये इसको इलेजिटिमेट और अनसस्टेनेबल बनाता है। जिन कंपनियों के ऊपर ये आप अप्लाई करेंगे उनके लिए खास करके इस मार्केट में ये फिजिबल नहीं है कि वो आपको इतना पैसा दे पाए, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो गेम के रूल्स हैं वो गेम के स्टार्ट होने के बाद बदले नहीं जा सकते। यानी अगर बाउंड्री लाइन पार होने पे 6 रन मिलते हैं तो जस्ट बिकॉज आपको 150 रन चेस करने हैं 10 बॉल में, आप कहेंगे कि यार हर बॉल का 6 जो हर छक्का मारेंगे उसका हमें 20 रन मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हर खेल का नियम होता है और नियम जो है नियम के अनुसार ही खेल होगा। यानी जिस दिन से आपने रूल बनाया उस दिन से एप्लीकेशन होगी, बैकडेट एप्लीकेशन नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे, जस्टिस मनीष पिटाले और श्रीराम सिरसाट ने बहुत ही तगड़ा रूलिंग दिया है ना। वोडाफोन आइडिया को एक तरह से लाइफलाइन मिली है, 7,000 से 11,000 करोड़ की उनको रिलीफ मिली है और
और उनकी जो वैसे भी बैलेंस शीट है कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है, उसमें उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एयरटेल को भी 15,000 करोड़ तक का फायदा मिला है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप इनके शेयर्स में अभी कुछ दिन में राइज देखने को आपको मिलेगा। एयरटेल को देखिए इतना फायदा, वोडाफोन आइडिया को इतना फायदा, और कंबाइंड अगर हम देखें तो लगभग 24,000 करोड़ तक का फायदा हुआ है इन दोनों टेलीकॉम कंपनीज को, है ना। अब आप देखें कि यूनियन, इसका टाइमलाइन देख सकते हैं आप, 13 साल का ये लीगल स्ट्रगल चला। 2012 में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब हम बैकडेट एप्लीकेशन करेंगे। इसको इन लोगों ने, कंपनीज ने चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, इंटरिम प्रोटेक्शन उनको मिल गई। 2019 में टीडी सैट ने रूल किया कि भाई साहब आपको ना ये जो OTSC है, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस, ये प्रोस्पेक्टिव यानी बैक डेट में नहीं हो सकता, फॉरवर्ड डेट से हो सकता है, बैक डेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि यार आपकी जो डिमांड है वो गलत है और हम इसको नहीं मानेंगे, है ना, ये नहीं चलेगा। तो एक तरह से जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी इन कंपनीज के बुक्स पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या कि एक लाइबिलिटी जो अराइज हो सकती है ना। यानी मान लीजिए कि आपको पता है कि आप एक ऐसी कांच की बॉटल यूज कर रहे हैं जो आज न कल आपके हाथ से गिर के टूटेगी, तो आपके लिए लाइबिलिटी है कि आप एक और बैकेट में, जैसे बैग में खरीद के रखे। जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, तो हम हमेशा एक कॉपी एक्स्ट्रा बनवा के रखते हैं, क्या पता कब ये टूट जाए और आंखों के आगे सूरदास बन जाए, है ना। चश्मा हटा दो, यहाँ दुनिया अंधी वाली हाल है। तो इसी तरह से हम लोग बैकअप रखते हैं। तो एक तरह का कंटिजेंट लाइबिलिटी है जो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। यही है आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप बिल्कुल फ्री होकर कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और हम एक एक सवाल का आंसर देंगे, ये हमारी प्रॉमिस है आपको। धन्यवाद।